हेलो एवरीवन। हम क्लास 11th फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर फिज़िकल वर्ल्ड पढ़ रहे हैं एंड इस लेक्चर में मैं आपको फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर के बारे में बताऊंगा। ओके, तो चार तरह के फंडामेंटल फोर्सेस हैं जो कि पढ़े जाते हैं क्लास 11th में। ओके, एंड जो एक्चुअल में होते भी हैं। ठीक है, चार तरह के फंडामेंटल फोर्सेस हमारे पास में होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इसके अंदर, वो भी मैं आपको इस लेक्चर में बताऊँगा। ओके, तो टॉपिक है हमारा फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तो चार तरह के फंडामेंटल फोर्सेस हमारे पास में हैं। फर्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड है स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड फोर्थ इज वीक फोर्स। जो स्टार्टिंग के दो फोर्सेस है ये लॉन्ग रेंज, बहुत ही लॉन्ग रेंज के फोर्सेस है, शॉर्ट पे भी काम करते हैं और लॉन्ग रेंज पे भी काम करते हैं। बट जो लास्ट के दो है वो वेरी शॉर्ट रेंज फोर्सेस है। ओके, तो फर्स्ट है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा है हमारे पास में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड फोर्थ है हमारे पास में वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये चार फंडामेंटल फोर्सेस हैं नेचर के अंदर। ओके, तो फर्स्ट हम पिक करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, देन आगे की जो तीन है वो भी वन बाय वन पिक कर लेंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास में मास है, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट है उनके पास में मास है, तो इस मास की वजह से उनके अंदर एक प्रॉपर्टी आ जाती है, एक फिनोमेना वहाँ पर देखा जाता है, उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ग्रेविटेशन में होता क्या है कि जो दो ऑब्जेक्ट है जिनके पास भी मास है, ठीक है, इसके पास में मास है m1, इसके पास में मास है m2 मान लिया, तो ये क्या करते हैं, इस मास की वजह से एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये ऑब्जेक्ट इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये ऑब्जेक्ट इसको अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा, यही जो फोर्स होता है, ये फोर्स हमेशा किस तरह का होता है, ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ये कभी भी रिपल्सिव फोर्स नहीं होता है। कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है। तो ये ग्रेविटेशन फिनोमेना की वजह से अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास में मास है तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट को जिसके पास में मास है अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और उनके बीच में जो फोर्स इन्वॉल्व होता है इसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो इसके लिए न्यूटन ने लॉ दिया था और उसने इसमें ये जो फोर्स है इसको किस तरह से निकाला जाए उसके बारे में बताया था। ओके, तो देखो ये लॉ क्या बोलता है। तो न्यूटन ने बताया था कि जो ये फोर्स है इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनके मासेस के। ठीक है, ये जो मास है m1 और m2, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, ठीक है, तो उसके बराबर होता है क्या, इनके बीच में जो फोर्स होता है उसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देन ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच के डिस्टेंस के, इनके बीच की जो भी डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसको इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी बोला जाता है। ठीक है, इसको इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी बोला जाता है। ओके, तो ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। होता क्या है इसमें, ग्रेविटेशनल फोर्स को इसके एप्लीकेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, वो मास है। अगर किसी के पास में मास है तो उसकी ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी हो जाती है कि वो किसी और ऑब्जेक्ट को जिसके पास मास है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, उनके बीच में जो फोर्स होगा उस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे डिपेंड करता है, मासेस के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा फोर्स होगा, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके, मतलब कि इस डिस्टेंस को अगर आप बढ़ा दो तो जो फोर्स है वो कम हो जाएगा, है ना। इनको अगर सेपरेशन इनका बढ़ा दो तो इनके बीच में जो फोर्स है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, और ये सेपरेशन अगर कम कर दो तो इनके बीच में जो फोर्स है वो ज़्यादा हो जाएगा। अभी ये बहुत ही वीक फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसीलिए हम जैसे हम बोले कि मेरे पास में मास है और मेरे पास में ये मार्कर है, इसके पास में भी मास है, तो मैं इसको क्यों अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये बहुत ही वीक फोर्स होता है। जितना ज़्यादा मास होगा तब जाके ये एग्जिस्टेंस में आता हुआ दिखाई देता है। इस लेवल पे, जैसे मेरा मास है और इस मार्कर का मास है, इस लेवल पर ये एक तरह से नेग्लिजिबल होता है, पता ही नहीं चलेगा, बिल्कुल एकदम ज़ीरो की तरह। ओके, तो ये बहुत ही वीक फोर्स होता है। अगर रिलेटिव टर्म में हम बात करें, अगर ग्रेविटेशनल को 1 मान लें हम, कि मान लो यहाँ पर ये जो फोर्स होगा ये 1 होगा, ठीक है, कुछ भी रिलेटिव टर्म ले रहे हैं, तो इसके आगे के जो फोर्सेज है उनके कंपैरिजन में देखेंगे भी हम, तो ये बहुत ही ज़्यादा वीक फोर्स होता है, बहुत ज़्यादा वीक फोर्स। ओके, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट हमारे पास में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स।
तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हमने 1 मान लिया है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स को हमने मान लिया 1 उसको रिलेटिव में। ओके, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, देखो इसमें दो टर्म्स इसके अंदर इंक्लूडेड है। एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड दूसरा है मैग्नेटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है, जब भी कोई चार्ज रेस्ट पे होता है, ठीक है, तो उसके चारों तरफ एक फील्ड जनरेट हो जाता है, और उसी फील्ड में या फिर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज आता है, रेस्ट पर रखा होता है, तो उसके ऊपर एक फोर्स फील होता है उसको, ठीक है। डिपेंड करता है ये किस तरह का है, चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये फील्ड किसने बनाया है उस पर डिपेंड करता है ना। तो अगर जैसे ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड बना है और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर इसको रिपल्सिव फोर्स यहाँ पर फील होगा। ओके, तो यहाँ पर ये जो फोर्स है किसकी वजह से है, ये इस फील्ड की वजह से, और किसके ऊपर है, इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज के ऊपर है जो कि स्टैटिक है, मतलब रुका हुआ है। जब चार्जेस रुके हुए हो तब भी वहाँ पर एक फोर्स होता है, उसको हम किस कैटेगरी में लेते हैं, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की कैटेगरी में लेते हैं। दूसरी कैटेगरी आती है हमारे पास में मैग्नेटिक, मतलब जब चार्ज मूव कर रहा हो, यही वाला चार्ज है, जब ये मोशन में होगा तो यहाँ पर राइट हैंड रूल के हिसाब से एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जनरेट होगा। जैसे इधर मूव कर रहा है तो इस तरफ, इस डायरेक्शन में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ये डायरेक्शन वगैरह आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी इसकी, ठीक है। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट होता है, कब, जब ये चार्ज मूव करता है। अब यहीं पे इस मैग्नेटिक फील्ड में, या फिर एक काम करते हैं, हम एक मैग्नेट ले लेते हैं और एक मैग्नेट को लेके यहाँ पर एक नॉर्थ पोल और इसका साउथ पोल है, ठीक है, और यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है यहाँ पर। अगर इसके बीच में एक चार्ज को मूव करवाएंगे हम, किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को, तो यहाँ पर होगा क्या, उसके ऊपर, इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स फील होगा यहाँ पे, ठीक है। जब भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज को मूव करवाते हैं तो उसके ऊपर फोर्स फील होता है। अब किसी अगर चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें हम, स्टैटिक चार्ज को, तो भी उसके ऊपर भी फोर्स जो है फील होता है। तो यहाँ पर भी फोर्स फील हो रहा है और यहाँ पर भी फोर्स फील हो रहा है। अभी एक चीज़ और समझ में आई हमको कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना है ये भी कहीं ना कहीं इस चार्ज के मोशन से रिलेटेड है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड भी इससे ही बन रहा है। अभी मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो भी इसी रीजन से बनता है, ठीक है। छोटे छोटे डोमेन्स होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मोशन में होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, इसकी वजह से वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो वही मैग्नेटिक फील्ड देन बाद में नेट फील्ड उसका निकाला जाता है, तब जाके वो मैग्नेट बनता है। कि अगर वहाँ पर कुछ नेट फील्ड है तो वो मैग्नेट है, अगर वो सारा का सारा फील्ड जो है वो कैंसिल आउट हो गया दूसरे किसी इलेक्ट्रॉन से जो ऑपोजिट स्पिन पे है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूम रहा है, तो उन दोनों का स्पिन कैसा हो गया, ऑपोजिट हो गया, तो उनका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैंसिल आउट हो जाता है। लेकिन ये कंडीशन तब सही हो जाती है जब मान लो इनका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैंसिल आउट ना हो, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड देन बाहर जो है अपना इफेक्ट दिखाने लग जाएगा। जैसे चार्ज वाली चीज़ हो गई, हमारे पास में 10 पॉजिटिव चार्ज है और 11 नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर इस केस में क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है इसका इन्फ्लुएंस थोड़ा बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ चार्ज ज़्यादा है। तो यही चीज़ यहाँ पर भी होती है मैग्नेटिक फील्ड में। लेकिन इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न हमको मेन इंपॉर्टेंट है अभी, कि इसका रीज़न भी क्या होता है, चार्ज पार्टिकल ही होता है। चार्ज पार्टिकल के मूव होने से ही मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होता है। ओके, तो यहाँ पर हुआ क्या, ये दोनों चीज़ें जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। मतलब दोनों का जो ओरिजिन है वो एक ही है, इसीलिए हम इन दोनों का जो मान लो कि कैटेगरी है जिसमें पढ़ते हैं उसको हम सेम ही ले लेते हैं। एक कैटेगरी ले लेते हैं मेन, देन उसके जो 2 सब टाइप होते हैं उनमें हम इन दोनों को बांट देते हैं, ठीक है। तो इसको हम मेन मान लेते हैं कि भाई हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक दोनों चीज़ें हम पढ़ लेते हैं। ओके, तो ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। समझ में आया इतना? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में 2 तरह के फोर्स होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। अब इसको कैसे निकाला जाता है, ये होता क्यों है, ये चार्जेस की वजह से होता है, ये तो पता है हमको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसकी वजह से होता है, चार्जेस की वजह से होता है। चार्ज के कुछ मोशन की वजह से ये मैग्नेटिक बिहेवियर उसके अंदर आ जाता है। देन उसके अंदर एक थ्योरी और आती है जो बोलती है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये फोटॉन्स के एक्सचेंज की वजह से होता है, ठीक है। फोटॉन्स क्या है, ये मासलेस पार्टिकल होते हैं,
किस तरह का मास, मतलब कि इनका जो रेस्ट मास होता है इनका, वो 0 होता है। ठीक है, आइंस्टाइन ने बताया था E = mc², मास और एनर्जी की बीच में रिलेशन बताया है यहाँ पे। तो ये स्पीड ऑफ लाइट वगैरह और यहाँ पर कुछ इंक्लूडेड होती है, मतलब कि जो एनर्जी है हमारी और जो मास है हमारा, वो किससे रिलेट करता है, वो स्पीड ऑफ लाइट वगैरह से रिलेट करता है, मतलब कि स्पीड से भी रिलेट करता है मास। इसको आप आगे पढ़ोगे रिलेटिविटी में, जब 12th में जाओगे, कि जो मास है इंसान का, वो जब हाई स्पीड पे जाता है तो वो बढ़ जाता है। अगर उसकी स्पीड ज़्यादा हो, ठीक है, तो उसका मास भी बढ़ जाता है। ओके, इनिशियली जो स्पीड होती है वो नेग्लिजिबल होती है, इसलिए मास इतना वेरी नहीं करता है। मास जो है उसको अपन इनवेरिएबल बोलते हैं, कि वो वेरी नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन जब हाई स्पीड पर जाता है कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, तो वहाँ पर उसका जो मास है वो बढ़ जाता है। ओके, तो वो मास कौन सा होता है, वो मास उसके मोशन की वजह से होता है। ठीक है, उसके अंदर कुछ एनर्जी आ जाती है, और वही एनर्जी किसके बराबर होती है, मास के बराबर होती है। जब कोई ऑब्जेक्ट हाई स्पीड पर ट्रेवल करेगा तो उसके पास में कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, अब ये एनर्जी को यहाँ पे इस c² से अगर हम डिवाइड कर दें, ऐसे समझो कि ये हो जाएगा E/m c² = m, तो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी आई। ओके, जब स्पीड ज़्यादा होगी, अगर लो स्पीड है तब तो ये काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी नहीं, ज़्यादा स्पीड है तभी ये बढ़ेगी, तभी यहाँ से कुछ ना कुछ बाहर आ पाएगा। जैसे ये कम हुआ तो स्पीड ऑफ लाइट तो बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ से हमेशा जो भी नंबर आएगा वो किस तरह का आएगा, 0 के आसपास ही आएगा। इसलिए अपन उसको काउंट नहीं करते हैं कब, जब स्पीड जो है वो कम हो। लेकिन स्पीड अगर ज़्यादा हो, यहाँ पर इस केस में स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो क्या होगा, ये काइनेटिक एनर्जी जो है बढ़ जाएगी, और उस केस में कुछ ना कुछ मास यहाँ से निकल के आएगा। तो वो मास को हम देन उस टाइम पर नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ओके, तो जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तब भी उसके पास में कोई ना कोई मास आ जाता है। ओके, तो ये जो फोटॉन्स होते हैं, इसके पास में रेस्ट मास नहीं होता है कुछ भी, कि अगर इसको रेस्ट पे रखोगे तो कोई मास नहीं होता है। लेकिन जब ये मूव कर रहा होता है, अब इसके पास में कोई रेस्ट मास नहीं होता है, तो ये स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रेवल कर सकता है। ओके, न्यूटन ने बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके पास मास नहीं है तो ही वो स्पीड ऑफ लाइट तक जा सकता है। अगर किसी के पास में मास है, किसी के पास में रेस्ट मास है, तो वो स्पीड ऑफ लाइट तक नहीं जा सकता। तो ये स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रेवल करते हैं फोटॉन्स। ओके, और इनके पास में कोई भी रेस्ट मास नहीं होता है। तो थियरीज क्या बोलती है भाई, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो फोटॉन्स के एक्सचेंज की वजह से यहाँ पर क्रिएट होता है। किसमें, इस वाले में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में। ओके, और उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था। तो वो होता है ग्रेविटॉन्स नाम के एलिमेंट्री पार्टिकल्स की वजह से। ग्रेविटॉन्स इस तरह के कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, इनके एक्सचेंज की वजह से। जैसे मान लो दो हमारे पास में मासेस है, उनके बीच में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ग्रेविटॉन्स नाम के कुछ वहाँ पर पार्टिकल्स होते हैं, उनका एक्सचेंज होता है। ठीक है, और ये किस तरह के पार्टिकल होते हैं, ये भी मासलेस पार्टिकल्स होते हैं। ओके, इनके पास भी कोई मास नहीं होता है, तो इनके एक्सचेंज की वजह से ये फोर्स जो होता है वहाँ पर जनरेट होता है। इस तरह की थ्योरीज बताती है। ओके, तो ये यहाँ पर कौन सा पार्टिकल है, वो यहाँ पर फोटॉन्स है। अब इसमें भी जो फोर्स है वो कूलम्ब्स लॉ ने बताया था हमको कि दो चार्जेस हैं। मान लो रेस्ट पे अगर कोई चार्ज है, कोई चार्ज अगर रेस्ट पे है, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। और ये फोर्स उसने कैसे बताया था कि ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्जेस के प्रोडक्ट के, और यही फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। मतलब यहाँ पर भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ जो है वो फॉलो होता है इसके अंदर। आया समझ में? तो ये है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये इसको 1 माना हमने, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये आप समझ लो 10⁻36 टाइम्स होता है इसका, मतलब बहुत ज़्यादा है। ओके, इसीलिए इसका एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि जैसे कोई मान लो स्केल है, जो रूलर होता है उसको आप रब करो और उससे छोटा सा पार्टिकल जो है, मान लो एक छोटा सा कागज़ है, वो उठाया आपने, तो पूरी की पूरी अर्थ उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के इसको नीचे खींच रही है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, एक छोटी सी स्केल की हेल्प से उसको ऊपर उठा लेते हैं। तो उसके अगेंस्ट में जाकर अपन उसको ऊपर उठा लेते हैं। तो समझ सकते हो आप कितना सा वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, उसने पूरी की पूरी अर्थ की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा था उसको मात दे दी। ठीक है ना, उसके अगेंस्ट में जाके उस पार्टिकल को वो उठा के ले आया।
तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, किसके रेस्पेक्ट में, किसके कंपेरिजन में, ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेरिजन में। ओके, आया समझ में इतना? चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है हमारे पास में स्ट्रॉन्ग फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, उसको शॉर्ट में स्ट्रॉन्ग फोर्स भी बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है वो नेचर का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ठीक है ना, इससे ज़्यादा कोई फोर्स नहीं है स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना, ये इससे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। समझो इसको, ये कैसे होता है। तो एक चीज़ देखो, आपने एटम के बारे में पढ़ा है, ठीक है। एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर काफ़ी सारे प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे होते हैं, और प्रोटॉन के साथ में वहाँ पर कुछ न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये मेरा न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर काफ़ी सारे, ढेर सारे प्रोटॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट है, और बाहर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो कभी एक चीज़ माइंड में नहीं आई कि यार इतने सारे प्रोटॉन्स जो हैं वो इतनी छोटी सी जगह में कैसे रह सकते हैं। मतलब कि ये दो प्रोटॉन जो होंगे उनके ऊपर सेम चार्ज है, प्लस प्लस, तो ये क्या करेंगे, ये तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इनको तो रिपेल करना चाहिए और यहाँ पर तो रहना ही नहीं चाहिए, तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होना चाहिए, ठीक है। तो इनको बाइंड करने वाला जो फोर्स होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग फोर्स, कि इनके पास में कुछ ना कुछ रिपल्शन का फोर्स है, उसके बाद भी इनको बाइंड करके रखा है, तो सोचो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ये वाला जो फोर्स है, ठीक है। और इसी वजह से यहाँ पर हमारे पास में न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, जो न्यूट्रॉन का कंसेप्ट आता है, ठीक है ना, न्यूट्रॉन्स हमने पढ़े हैं, तो न्यूट्रॉन्स भी यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए ही होते हैं, ताकि ये जो प्रोटॉन्स है ये न्यूक्लियस में रह पाए। अगर न्यूट्रॉन्स वहाँ पर नहीं होंगे तो ये अनस्टेबल हो जाएगा और वहाँ पर रह ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो जो भी आप एलिमेंट देखोगे वहाँ पर आपको न्यूट्रॉन्स ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। अब ये किस तरह से वर्क करते हैं वो देख लो। भाई हमारे पास में न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर ढेर सारा चार्ज भरा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज। अब इनके बीच में कुछ ना कुछ रिपल्सिव फोर्स है। अब जैसे ही ये पास में आते हैं ना, ये फोर्स जो है स्ट्रॉन्ग फोर्स कब एग्जिस्टेंस में आता है, ये बहुत ही शॉर्ट रेंज पे एग्जिस्टेंस में आता है, 10⁻⁻15 मीटर, इतनी शॉर्ट रेंज पर, ठीक है। इतनी सेपरेशन पर जब ये आते हैं तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फोर्स काम करने लग जाता है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, ये चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स होता है। तो अगर दो न्यूट्रॉन्स आप देखोगे तो इन दो न्यूट्रॉन्स के बीच में भी जितना फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स इनके बीच में भी लग रहा है। तो एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि ये चार्ज की वजह से क्रिएट नहीं हो रहा है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स था वो चार्ज की वजह से क्रिएट हो रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मास की वजह से क्रिएट हो रहा है ना। लेकिन ये जो है ये ना तो चार्ज की वजह से क्रिएट हो रहा है और ना ही मास की वजह से क्रिएट हो रहा है। ये किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है, ये हम देखेंगे आगे अभी, है ना। ये किसकी वजह से क्रिएट होता है, क्या रीज़न होता है इसका क्रिएट होने का, यहाँ पर ये एग्जिस्ट क्यों करता है, इसका भी एक अलग ही रीज़न है। लेकिन ये क्लियर है कि ये चार्जेस की वजह से तो यहाँ पर एग्जिस्टेंस में नहीं है। ओके, क्यों ऐसा कैसे पता चला कि क्योंकि प्रोटॉन के बीच में जितना हमारे पास में स्ट्रॉन्ग फोर्स है उतना ही स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है वो न्यूट्रॉन्स के बीच में भी है। एंड सिमिलर थिंग, अगर एक प्रोटॉन आप लो और एक न्यूट्रॉन आप लो, उनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा वो भी सिमिलर होता है इन दोनों के, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर न्यूट्रॉन का होना ज़रूरी है। ऐसा क्यों, जब न्यूट्रॉन होगा, इस केस में मान लो यहाँ पे न्यूट्रॉन है तो ये बाइंड करके रखेगा, क्योंकि ये तो रिपेल करेगा ही नहीं ना किसी को। अगर ज़्यादा न्यूट्रॉन है यहाँ पर ये रिपेल नहीं करेंगे इनको, वो रिपेल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, इनको बाइंड करने के, बाइंडिंग एलिमेंट की तरह काम आएंगे ये, ठीक है। इस तरह से आया समझ में। अब इनका ओरिजिन देखो, तो न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं होते हैं हमारे पास में। ये दो तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, लेकिन ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं है, इनको फर्दर ब्रेक किया जा सकता है। तो ये जो दोनों के दोनों पार्टिकल है ये बने होते हैं क्वार्क से, ठीक है। क्वार्क्स जो हैं वो एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं जो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन को बनाते हैं, ठीक है। और ये जो क्वार्क्स है ये अलग अलग 6 तरह के क्वार्क्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखें, अप, डाउन, स्ट्रेंज, चार्म, टॉप एंड बॉटम, ये 6 तरह के हमारे पास में क्वार्क्स होते हैं, ठीक है। जो ऊपर के क्वार्क्स होते हैं इनके ऊपर प्लस का चार्ज होता है, +2/3 ऑफ ई क्या होता है, ई इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ई की वैल्यू हो जाती है यहाँ पर, ये माइनस लिखना है इस पर, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इतना चार्ज
का 2/3 फ्रैक्शन अगर लो तो आपको अप क्वार्क पे मिलेगा और सब पे सिमिलर चार्ज होता है। और जो नीचे वाले हैं इनके ऊपर होता है 1/3 ऑफ ई, ठीक है, इनके ऊपर, और ये नेगेटिव में होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है नीचे वालों पे। ओके, तो जो क्वार्क्स है, अगर 3 क्वार्क मिल गए, मान लो 2 अप क्वार्क मिल रहे हैं, यहाँ पे 2 अप क्वार्क आ गए और एक डाउन क्वार्क आ गया, तो यहाँ से मिलने पर बनता है हमको एक प्रोटॉन मिलता है, ठीक है। इनके ऊपर कितना चार्ज है, 2/3 का प्लस का चार्ज है, इसके ऊपर 2/3 प्लस का चार्ज है, इसके ऊपर 1/3 माइनस का चार्ज है। जब आप इन सबको एडअप करोगे तो यहाँ से निकल के आएगा 1, मतलब 1e के बराबर। तो प्रोटॉन का चार्ज 1e होता है, हमको पता है ये तो, ठीक है ना। तो इतना होता है। और जो हमारा न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन किससे बना होता है, न्यूट्रॉन बना होता है 2 डाउन क्वार्क से एंड एक अप क्वार्क से। तो इसका जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, देखो 2/3 -1/3 -1/3, तो ये हो जाएगा 2/3 माइनस ये भी हो जाएगा 2/3, तो कैंसिल आउट होके ये बन जाएगा 0। इसलिए जो न्यूट्रॉन है उसके ऊपर किस तरह का चार्ज होता है, उसके ऊपर 0 चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बैलेंस्ड कंडीशन होती है इस वजह से, लेकिन बना तो वो भी चार्ज पार्टिकल से ही है। ओके, तो ये जो अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखना है यहाँ पर, जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है एक्चुअल में ये फंडामेंटल फोर्स होता ही नहीं है, ठीक है। इसको पहले कैटेगरी में लेते थे फंडामेंटल फोर्स, जब क्वार्क्स के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी, ठीक है। लेकिन जब अब हमको क्वार्क्स के बारे में नॉलेज है तो इसको हम लेते तो हैं, ये पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि दे के रखा है हमको एनसीईआरटी में, इस वजह से कि स्ट्रॉन्ग फोर्स इज अ फंडामेंटल फोर्स। लेकिन एक्चुअल में ये अब फंडामेंटल फोर्स की कैटेगरी में नहीं आता। इट्स नॉट अ ट्रू फंडामेंटल फोर्स। ट्रू फंडामेंटल फोर्स हम कौन सा लेते हैं, हम लेते हैं क्वार्क्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम ट्रू फंडामेंटल फोर्स बोलते हैं। जैसे 2 क्वार्क्स हैं हमारे पास में, तो उन क्वार्क्स के बीच में फोर्स लग रहा है, क्वार्क क्वार्क फोर्स बोला जाता है इसको, और ये लगता है ग्लूऑन्स की वजह से। ग्लूऑन्स नाम के एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं हमारे पास में, इनके एक्सचेंज की वजह से यहाँ पर एक फोर्स क्रिएट होता है, ठीक है ना। इस फोर्स को अब हम फंडामेंटल फोर्स बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स की जगह। और स्ट्रॉन्ग फोर्स भी जो है वो इसी वजह से यहाँ पर एग्जिस्टेंस में होता है। ओके, स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है वो इसी वजह से एग्जिस्टेंस में नहीं, इसी वजह से एग्जिस्टेंस में होता है। ओके, तो इनका रीज़न क्या होता है, ये ग्लूऑन्स इनका रीज़न होता है। ग्लूऑन्स का एक्सचेंज होता रहता है वहाँ पर, इसकी वजह से इनके बीच में काफ़ी मजबूत इंटरेक्शन होता है, और इसी इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम स्ट्रॉन्ग फोर्स भी बोलते हैं। अब इसकी क्या लिमिट होती है देखो, या इसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, इसकी स्ट्रेंथ होती है 10⁻38। मतलब ये इसके कंपैरिजन में लेके चल रहे हैं हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को 1 मान लिया, अब उसके रिलेशन में देखा तो ये इतना ज़्यादा है और ये इतना ज़्यादा है, ठीक है। ये 3 तरह के फोर्सेज हो गए, कौन कौन से, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एंड थर्ड इज स्ट्रॉन्ग फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी इसको बोला जाता है। अब एक चीज़ और है इसके अंदर कि ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को अगर आप हाफ कर दो, 10⁻15 से भी कम डिस्टेंस पे आ जाओ, आधी डिस्टेंस पे, तो ये जो फोर्स है ये अट्रैक्टिव की जगह रिपल्सिव बन जाता है। तो 2 तरह का फोर्स हो सकता है ये, इट मे बी अट्रैक्टिव और इट मे बी रिपल्सिव। ओके, तो अभी तक हम 3 फोर्सेस पढ़ चुके हैं, ठीक है। कौन कौन से फोर्स हमने पढ़े, पहला हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा, दूसरा हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ा, तीसरा हमने स्ट्रॉन्ग फोर्स पढ़ा, ठीक है। चौथा हमारा है वीक फोर्स। ओके, फोर्थ है हमारे पास में वीक फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है वैसे तो हम शॉर्ट में, लेकिन इसको वीक फोर्स बोल देते हैं डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इससे पहले के 3 फोर्सेस पढ़े, वो तीनों फोर्स क्या काम करते हैं, उनके अपने अपने काम में, बड़े इंपॉर्टेंट है वो। पहला फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जितने भी प्लेनेट है, मैसिव ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स के, उन सब को बाइंड करके रखने का काम करता है। कौन, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो ये एक्चुअल में यूनिवर्स को शेप देने का भी काम करता है, सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखता है ना, वरना चीज़ें इधर उधर कहीं भी फैल जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो प्लैनेट्स होते हैं, ये जो स्टार्स होते हैं, ये एक मैसिव चार्ज्ड पार्टिकल तो होते नहीं कि बहुत बड़ा चार्ज पार्टिकल है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आएगा उनके बीच में और उनको बाइंड करके रखेगा। तो उनको कौन बाइंड करके रखता है, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स उनको बाइंड करके रखता है। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोर्स है ये। तो देखो, कोई भी चीज़ आप देख रहे हो, कोई भी चीज़ आप देख सकते हो जिस चीज़ को, ठीक है ना, वो अगर बाइंडेड है
तो वो किस तरह से है, मतलब उसका अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो एटम्स हैं, बहुत सारे एटम से मिलके मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल से मिलके कोई भी कंपाउंड बनता है, एंड देन उसी कंपाउंड से हम क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ें बना देते हैं। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर कैसे बना है, काफ़ी सारे एटम से या मॉलिक्यूल से पर्टिकुलर किसी भी एलिमेंट के, उनको मैंने बाइंड करके इसको बनाया। तो ये जो बाइंडिंग एलिमेंट है यहाँ पर, बाइंडिंग फोर्स जो है यहाँ पर, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमारे पास में 4 तरह का होता है। पहला होता है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। दूसरा है हमारे पास में मेटालिक बॉन्ड, तीसरा है आयनिक बॉन्ड, एंड द लास्ट वन इज वंडरवॉल फोर्स। तो ये चारों के चारों जो फोर्स है, इनका बेस क्या है, इनका बेस जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, ये चारों के चारों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं, मतलब किसी न किसी चार्ज की वजह से जो फोर्स क्रिएट होता है वो चारों के चारों फोर्स होते हैं। तो यही जो फोर्स है, यही तो किसी भी चीज़ को बाइंड करने का काम करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, हमारे पास में H2O है, H2O का जो मॉलिक्यूल है, इसके अंदर देखो कितने एलिमेंट है, इसके अंदर 3 एलिमेंट इन्वॉल्व है, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का। ठीक है, तो ये आपस में बॉन्डेड है। अभी आपस में बॉन्डेड किस बॉन्ड से है, ये कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है। ठीक है, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड काम आ गया। अब एक हाइड्रोजन, एक वाटर का मॉलिक्यूल हमने ले लिया। वाटर जो देखते हैं एक मॉलिक्यूल थोड़ी ना होता है, तो कितना सारा दिखता है, इसमें तो बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये किस तरह से बाइंड होते हैं, देखो यहाँ पर एक H2O का मॉलिक्यूल है, यहाँ पर दूसरा H2O का मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच में भी तो एक बॉन्डिंग होती है। तो ये क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये एक डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग है। इनके बीच में ये जो बॉन्डिंग बन रही है ये अलग है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये अलग तरह का बॉन्ड है। लेकिन है किसकी वजह से, ये सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से, किसी ना किसी चार्ज की वजह से। आया समझ में? ओके, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड किस कैटेगरी में आ जाता है, ये वंडरवॉल फोर्स की कैटेगरी में आ जाता है एक तरह से। ठीक है ना, इसको हम सेपरेटली पढ़ लेते हैं, लेकिन होता ये वंडरवॉल फोर्स ही है, मतलब उसी से रिलेटेड है क्या, हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, अभी नेक्स्ट देखो, आयनिक बॉन्ड वगैरह ये सब हमने पढ़ रखेंगे आपने, और जो वंडरवॉल फोर्सेज है ये आप क्लास 11th के केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, तो उतना डिटेल में मैं नहीं लेके जाऊँगा अभी इस जगह पे, लेकिन जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो हमारी होनी चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। ओके, तो जितना डिटेल में हम जा सकते हैं, जितना जाना चाहिए हमको, उतना डिटेल में जाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें पढ़ने बैठेंगे तो फिर तो ये एक ही लेक्चर इतना लंबा हो जाएगा कि पूछो मत, है ना। तो जो मेन चीज़ें हैं जो हमको पढ़नी है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इस लेक्चर का, वो हम इसमें देखेंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना, कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपका कोई डाउट है तो। ओके, देन बात आती है स्ट्रॉन्ग फोर्स की। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स क्या कर रहा था, स्ट्रॉन्ग फोर्स भाई जो हमारे पास में न्यूक्लियॉन्स है उनको बाइंड करने का काम कर रहा था, है ना, क्योंकि अगर न्यूक्लियस मुझे बनाना है तो उसके अंदर न्यूक्लियॉन्स तो होने चाहिए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन दूसरे प्रोटॉन होने चाहिए। तो इनके बीच में जो बाइंडिंग एलिमेंट है वो क्या था, वो हमारा स्ट्रॉन्ग फोर्स था। ठीक है, अब जो वीक फोर्स है ये रेस्पॉन्सिबल होता है हमारा बीटा डीके के लिए। ठीक है, बीटा डीके क्या है, ये एक पार्टिकल डीके है, एक रेडियो एक्टिव डीके है। ठीक है ना, कोई ऑब्जेक्ट है उसके अंदर सुना होगा आपने कि रेडियो एक्टिव डीके हो गया, उसका मास कम हो गया। ठीक है, तो इस वजह से होता है कि वहाँ से कुछ एनर्जी निकल जाती है या कुछ चीज़ होती है वहाँ पर, जिसकी वजह से उसमें चेंजेस आते हैं किसी भी एलिमेंट में या किसी भी सब्सटेंस में। ओके, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए वीक फोर्स रिस्पॉन्सिबल है बीटा डीके के लिए। अब देखो होता क्या है, समझो इसको, जो सन है हमारा, सन में ज़्यादातर हाइड्रोजन गैस है और हीलियम गैस है, आपको पता है। ठीक है ना, अबंडेंटली यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, दैट इज़ 99% के आसपास होगी या इससे भी ज़्यादा है। ठीक है ना, 99, हाँ इसी के कंपेरेबल में है मतलब। ओके, तो ज़्यादातर जो गैस है उसमें वो हाइड्रोजन गैस है और बहुत कम गैस जो है वो हीलियम गैस है। 2 तरह की गैसेस वहाँ पर है। अब होता क्या है, सन के अंदर फ्यूजन नाम का एक प्रोसेस होता है। ठीक है, इस फ्यूजन प्रोसेस की वजह से ही सन को फ्यूल मिलता है। जो सन जल रहा है, हम बोल रहे हैं सन जो है उसमें आग कब तक चलेगी, एक क्वेश्चन पुट होता है, क्वेश्चन उठता है कि भाई जो सन है वो कब तक जलता रहेगा। तो जब तक उसको फ्यूल मिलता रहेगा तब तक वो जलता रहेगा। सबसे पहला बेसिक आंसर तो यही होता है। ओके, तो ये इसके सन का फ्यूल का रीज़न क्या होता है, फ्यूजन। अब फ्यूजन में क्या होता है भाई
कि जैसे मान लो, बेसिक एग्जांपल लूंगा मैं, कि 4 हाइड्रोजन के एटम है मेरे पास में। ये 4 हाइड्रोजन के एटम जो है फ्यूज हो जाते हैं, एक में मिक्स हो जाते हैं। किस वजह से? हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ठीक है, हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर की वजह से ये आपस में आ जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। अब अगर इनको चारों को, वैसे तो ये जो रिएक्शन है ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है। कैसा है? मल्टी स्टेप रिएक्शन है, लेकिन अपन इसको सिंगल स्टेप में समझने की कोशिश करेंगे। सिंगल स्टेप में नहीं होता है ये एक्चुअल में। पहले 2 हाइड्रोजन मिलेंगे, एक ड्यूटेरियम बनाएंगे, तो वो बाद की बात है, वो हमको इतने ज़्यादा उसके बारे में नहीं पढ़ना है। ओके, मेन चीज़ क्या है वो समझो। ठीक है, अब मेन चीज़ क्या है यहाँ पर कि 4 हाइड्रोजन है, ये मिल गए। अब इन 4 हाइड्रोजन को मिलके यहाँ पर हीलियम बनाना है। तो हीलियम का क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है हमारे पास में? उसके अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं हीलियम 4 के अंदर। ठीक है, हीलियम 4 जो होता है उसके अंदर ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। ओके, तब हमको क्या चाहिए यहाँ पर? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन चाहिए, लेकिन हमारे पास में 4 हाइड्रोजन, और 4 हाइड्रोजन में क्या न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं है उसमें, तो सारे प्रोटॉन ही प्रोटॉन होते हैं। तो 4 प्रोटॉन है एक्चुअल में हमारे पास में। लेकिन अब ये 4 प्रोटॉन जो है, ये 4 प्रोटॉन जो है, इनके ऊपर तो बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है। तो ये मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिपल्शन यहाँ पर होगा कि ये बाइंड होने में, आपस में आने में बहुत ही मुश्किल यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है? ये अनस्टेबल स्पीशी यहाँ पर एक बन जाती है। ओके, यहाँ पर एक अनस्टेबल स्पीशी बन जाती है। तो इसको स्टेबल बनाने के लिए नेचर में एक फोर्स होता है कि भाई इसको स्टेबल बनाना है। तो वो फोर्स कौन सा है? वो वीक फोर्स है। अब देखना कैसे स्टेबल बनाता है इनको। ये वीक फोर्स क्या करता है? ये जो प्रोटॉन है, इनमें से कोई भी 1 या 2 प्रोटॉन को क्या बोलेगा? इनको एक कमांड देगा कि भैया आप डिके हो जाओ। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि आप डिके हो जाओ, और ये फोर्स है, मतलब एक फोर्स वहां पर आएगा जो कि इसको डिके होने में हेल्प करेगा, या इसको फोर्स करेगा कि भाई आपको डिके होना है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो वीक फोर्स है इसको डिके करवा देगा। इसका किस तरह का डिके करवाएगा? बीटा डिके करवाएगा। ठीक है, इसका बीटा डिके करवाएगा, और बीटा डिके करवा के इसको न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर देगा। अब जैसे ये न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो सिर्फ न्यूट्रॉन नहीं बनता है, यहाँ से और भी पार्टिकल्स बनते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन बनता है। अब कौन सा इलेक्ट्रॉन बनता है यहाँ पर? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन बनता है। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? तो बनता है ये। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। ओके, तो ये बनता है, और एक साथ में एक न्यूट्रिनो भी बनता है। तो ये चीज़ें बात की है। ठीक है, ये चीज़ें बात की है। मेन चीज़ क्या है यहाँ पर? मेन चीज़ को समझो, कंसेप्ट को समझो कि भाई जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर? न्यूट्रॉन के अंदर, है ना। तो अब हुआ कैसे? ये किसने किया? ये वीक फोर्स ने किया। तो यहाँ पर आपके लिए समझने वाली बात यही है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि वीक फोर्स कर क्या रहा है। बच्चों के बहुत सारे डाउट होते हैं, बच्चों को समझ में ही नहीं आता है, समझ लो यार। ठीक है, बच्चे जो होते हैं उनको पढ़ लेंगे। पहली बात तो कोचिंग्स जो होते हैं उनमें ये चैप्टर पिक ही नहीं करते हैं, बोल देते हैं 4 तरह के फोर्स होते हैं, ये ब्ला ब्ला ब्ला, खत्म। ठीक है, ये चैप्टर करवाते ही नहीं है वहाँ पर, बोलते कि डायरेक्ट आगे 3rd चैप्टर से पढ़ो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। ये अगर एनसीईआरटी ने कोई चीज़ आपके सिलेबस में दी है तो बेवकूफ़ नहीं है वो लोग, उन्होंने दिया है तो उसका रीज़न है कुछ, आपको समझ में आना चाहिए। ये चीज़ें ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर मेन चीज़ क्या है वो समझो आप। इसमें क्या है? काफ़ी सारी पार्टिकल फिजिक्स इन्वॉल्व है, काफ़ी सारी पार्टिकल फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स इन्वॉल्व है, जो कि आपके लेवल के काफ़ी ऊपर है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आपको मैं हर एक चीज़ के बारे में बताने बैठूँ तो मेरे को फिर उनसे रिलेटेड चीज़ें भी बतानी पड़ेगी आपको, और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। लेकिन एक चीज़ मैं करूँगा इसके ऊपर कि आपके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, जिसमें पार्टिकल फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स दोनों का कंबाइन करके एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, जिससे कि आप केमिस्ट्री पढ़ते हो या फिजिक्स पढ़ते हो तो वहाँ पर काफ़ी सारे डाउट्स होंगे आपके, जो उस लेक्चर के बेसिस पर सोल्व हो जाएंगे। मतलब काफ़ी सारे डाउट्स होंगे ऐसे, कौन सी चीज़ किसका ओरिजिन कहाँ से आया यार, काफ़ी इंटरेस्टिंग, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है वो, है ना। तो वो उसके लिए मैं एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पर आप अभी सिर्फ इसको फील लो, है ना। एक फील होना ज़रूरी है कि यार ये हुआ कैसे, मज़ा तभी आएगा आपको पढ़ने में। ओके, वापस समझो। देखें हो क्या रहा है यहाँ पे कि ये जो वीक फोर्स है ये प्रोटॉन को न्यूट्रॉन बनने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, कि मेरे पास में 4 हाइड्रोजन आए हैं एक साथ में, 4 हाइड्रोजन मतलब यहाँ पर 4 प्रोटॉन्स है। अब ये 4 प्रोटॉन्स क्या है, आपस में अनस्टेबल होंगे। अगर आपस में एक साथ रहेंगे तो अनस्टेबल रहेंगे। तो यहाँ पर एक फोर्स आ जाता है एग्जिस्टेंस में, दैट इज वीक फोर्स। ये वीक फोर्स कब एग्जिस्टेंस में आता है? जब ये पार्टिकल बहुत पास में हो, 10⁻⁻15 मीटर इतने पास में हो, तब ये एग्जिस्टेंस में आता है। मतलब ये भी शॉर्ट रेंज का एक फोर्स होता है। अब जैसे ये प्रोटॉन आए पास में, तो इनको स्टेबल बनाने के लिए ये वीक फोर्स क्या बोलेगा, इनको इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है, इनको कमांड करेगा कि भाई आप जो है न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाओ। ठीक है ना, और किस तरह से कन्वर्ट होंगे? ये बीटा डिके के थ्रू। यहाँ पर एक रेडिएशन
होगा यहाँ पर रेडियो एक्टिव डिके होगा, जिसकी मदद से ये न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो, अब एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, यहाँ पे 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन हो गए, तो ये स्टेबल स्पीशी है। अगर कोई भी आपके पास में एटम है, उसका न्यूक्लियस को अगर आपको स्टेबल करना है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो रेशियो है वो स्टेबल होना चाहिए, तो ही वो स्टेबल हो पाएगा, वरना वो स्टेबल नहीं होगा। ओके, तो ये इस वजह से यहाँ पर जो है ये स्टेबल बन पाया, किस वजह से? बीटा डीके की वजह से। बीटा डीके किसने करवाया? वीक फोर्स ने। तो वीक फोर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो कैसे इंपॉर्टेंट है ये। अपने को करना क्या है, अपन हाइड्रोजन से ही दूसरी एलिमेंट बना रहे हैं एक्चुअल में। नेचर में देखो आप, तो पहले एक यूनिट आई थी, पहले सिंपलेस्ट यूनिट आई, दैट इज प्रोटॉन। अब काफ़ी सारे प्रोटॉन्स थे हमारे पास में, किस तरह से थे? हाइड्रोजन के फॉर्म में, एक प्रोटॉन अलग, दूसरा प्रोटॉन अलग, तीसरा प्रोटॉन अलग, चौथा प्रोटॉन अलग, इस तरह से अलग अलग प्रोटॉन्स थे। अब वो प्रोटॉन एक साथ आए सन जैसी कोई चीज़ में, ठीक है ना, जहाँ पर बहुत सारा एक्सट्रीम प्रेशर एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर की कंडीशंस है, वहीं पर उस जगह पर देन हमने क्या किया कि दूसरे एलिमेंट, हाइड्रोजन से जो दूसरे एलिमेंट है वो हमको वहाँ पर मिल गए। ठीक है, तो वो किसकी मदद से मिले? वो हमको वीक फोर्स की मदद से मिले, कि भाई जैसे 10 प्रोटॉन साथ में आ गए, तो 10 प्रोटॉन में से 5 प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गए, तो 5 प्रोटॉन 5 न्यूट्रॉन बचे, स्टेबल भी हो गया, हमारे पास में एक नया एलिमेंट बन गया। ठीक है, हमारे पास में 6 और 6 12, मान लो 12 हमारे पास में प्रोटॉन है। ठीक है, मतलब 12 हाइड्रोजन के एलिमेंट्स है। अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन मैं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रहा हूँ आपको, ये इतना ईजीली नहीं हो जाता है, इसमें काफ़ी स्टेप बाय स्टेप चलता है ये प्रोसेस, और बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी होता है। तो ये इस तरह से हो गया। ठीक है, जैसे 12 है मेरे पास में प्रोटॉन है, 12 में से 6 प्रोटॉन जो है उसको एक वीक फोर्स ने ऑर्डर दिया एक तरह से कि भाई आप न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रेडियो एक्टिव डीके के थ्रू, है ना, बीटा डीके के थ्रू, तो वो कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट हो गया, क्या बना लिया? 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। ओके, क्या बन गया? मतलब कार्बन बन गया वहाँ से। तो ये सब कौन करवाता है? ये वीक फोर्स करवाता है। तो जितने भी डिफरेंट एलिमेंट्स मिले हैं हमको, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, या जितने भी 118 एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल के, वो सब वीक फोर्स की हेल्प से ही हमको मिले हैं। ओके, अब ये एलिमेंट जब बन गए तो इनको बाइंड करने का काम बाद में कौन करता है? वो करता है हमारा स्ट्रॉन्ग फोर्स। ठीक है, एंड देन चार्जेस की वजह से एक फोर्स वहाँ पर क्रिएट होता है, दैट इज आवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, एंड देन मास बना बहुत सारा, तो मास की वजह से एक अलग फोर्स एग्जिस्टेंस में आया, दैट इज आवर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये 4 तरह के फोर्सेज हमने पढ़े। ओके, अब इनमें कुछ पार्टिकल्स थे, वो मैंने बताए थे आपको कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके लिए ग्रेविटॉन्स नाम का पार्टिकल होता है। ठीक है ना, ग्रेविटॉन्स नाम का पार्टिकल होता है। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है उसके लिए फोटॉन्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना, इनका एक्सचेंज होता है, इस वजह से ये फोर्स एग्जिस्टेंस में आता है। देन उसके बाद में स्ट्रॉन्ग फोर्स जो था वो ग्लूऑन्स की वजह से था, और ग्लूऑन्स को अपन मेसोन्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मेसोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन उसके बाद में आता है हमारे पास में वीक फोर्स। वीक फोर्स में बोला जाता है कि ये वेक्टर बोसोन नाम के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है ना, पार्टिकल्स होते हैं जिनके एक्सचेंज की वजह से वीक फोर्स जो है वो एग्जिस्टेंस में आता है। ओके, तो ये 4 फंडामेंटल फोर्सेज हैं हमारे पास में नेचर के अंदर जो देखे जाते हैं। उसमें से जो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है उसको हमने थोड़ा मॉडिफाई किया है। ठीक है, पहले हम बोलते थे प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह के बीच में फोर्स लग रहा है, फिर बाद में स्टडी किया तो सब एक जैसा था। देन और फर्दर डिटेल्स में गए तो पता चला कि ये तो क्वार्क से बना है, क्वार्क जो है उनके बीच में फोर्स होते हैं, तो उसको फिर हमने नाम दे दिया कि ये हमारा स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ओके, देन वो फंडामेंटल फोर्स बन गया। आया समझ में इतना? अब इसके आगे हमारे को कंजर्वेशन लॉज पढ़ने, तो काफ़ी सारे कंजर्वेशन लॉज है, वो वैसे भी हम आगे जब जा रहे हैं आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे तो वो कंजर्वेशन लॉज वहाँ पर आ जाएंगे, जैसे कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वगैरह वगैरह, इस तरह की काफ़ी सारे कंजर्वेशन लॉज है। ठीक है ना, इनके बारे में आपने पहले भी सुना होगा, नहीं सुना तो आगे हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। ओके, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जो हमको देखनी पड़ेगी, तो ये चीज़ें हम आगे के चैप्टर्स में कर लेंगे। ओके, तो अभी तक क्या हो गया है, अभी तक ये चैप्टर फिनिश हो गया है। 4 फंडामेंटल फोर्सेज हम पढ़ चुके हैं, जो भी साइंटिफिक मेथड, अप्रोचेज, साइंस, फिजिक्स क्या क्या होते हैं, ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही।